नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल नयन सामान्य ज्ञान जीके में। तो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड 2 वीडियोस बनाए हैं जो कि भारत की नदियां और भारत की सीमाएं हैं। तो यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पेज में जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको वहाँ पर सारी वीडियोस मिल जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस कि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की जलवायु। तो इसे बहुत ही डिटेल से हम लोग अध्ययन करेंगे और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो हमारा देश भारत है तो उसकी जलवायु किस प्रकार की है। तो ठीक है, तो भारत की जलवायु, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। यानी कि जो भारत देश है वहाँ किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो इसको समझ लीजिए। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं इसको। तो मान लिया जाए ये हम लोगों ने बना लिया विश्व का मानचित्र। ठीक है, तो जो विश्व का मानचित्र है तो इसमें जो बीचों बीच से एक रेखा गुजरता है जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक है, विषुवत रेखा, और यह पृथ्वी को 2 हिस्सों में बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो ऊपर का को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे है उसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो इस प्रकार जो पृथ्वी है उसके ठीक बीचों बीच जो रेखा है उसे क्या कहा जाता है, तो विषुवत रेखा कहा जाता है। असल में पृथ्वी पर कोई रेखा नहीं होता है, तो ये एक काल्पनिक रेखा है और इसे मान लिया गया है ताकि जो अध्ययन की दृष्टि से सरलता से सारी चीज़ों को समझा जा सके। इसीलिए यहाँ इसके बीचों बीच विषुवत रेखा एक मानक रेखा है, यानी कि इसे मान लिया गया है। और विषुवत रेखा के ठीक ऊपर 23.5 डिग्री पर एक रेखा है जिसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। उसके बाद दक्षिण में 23.5 डिग्री पर है मकर रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर में है कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में है मकर रेखा। ठीक है, तो जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है तो इसके बीच का जो क्षेत्र है ये वाला आप लोग देख सकते हैं, तो इसी को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और इसका जो ऊपर का एरिया है उसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसका ऊपर यानी कि कर्क रेखा का ऊपर और मकर रेखा का नीचे के एरिया को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, और कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का एरिया है उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय क्यों है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी क्यों है। तो बना लेते हैं फिर से कर्क रेखा और मकर रेखा। तो आप लोग देखेंगे अगर भारत को, तो हमारा देश भारत कर्क रेखा के ठीक हमारे देश से कर्क रेखा ठीक बीचों बीच गुजरता है। यानी कि मान लिया जाए ये हमारा देश भारत है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो भारत का हिस्सा है वह कर्क रेखा के नीचे पड़ता है और कुछ हिस्सा ऊपर पड़ता है। यानी कि इसी कारण है और यही कारण है जिसके कारण हमारा जो देश है भारत, उसका जो मानसून है वह कैसा है, तो उष्ण कटिबंधीय है और इसकी जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि जो ये शब्द है कि भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। ठीक है, तब कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के भाग को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो आपको पहले ही मैंने समझा दिया। भारत में कर्क रेखा के दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के, जबकि कर्क रेखा के उत्तर का भाग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बावजूद भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वाला देश है। ठीक है, तो आगे समझिए। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया है कि जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है उसके बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं और हमारा भारत देश
के लगभग ठीक बीचों बीच कर्क रेखा गुजरता है, इसीलिए भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। आगे समझिए, भारत के उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश होने के दो कारण हैं। तो कौन कौन से कारण हैं, यहाँ देखिए। तो यहाँ पर भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय स्थित है, यानी कि जो भारत है हमारा देश, ये मान लिया जाए हमारा देश भारत है, तो इसका उत्तर में हिमालय है, यानी कि यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय है। हिमालय के कारण साइबेरिया, जिसे पूर्वी रूस कहा जाता है, और चीन में चलने वाली शीतल ठंडी ध्रुवीय हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। तो समझिए, ये जो चीन देश है, यहाँ पर कई ठंडी हवाएं चलती है और यहाँ से आते हुए इधर आती है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जिस कारण से ये हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि हमारे देश में अगर हिमालय नहीं होता उत्तर में, तो हमारा देश भी एक ठंडी प्रदेशों वाली देश होता है, यानी कि यहाँ पर भी बहुत ही ठंडा पड़ता, और जैसे चीन के लोग वहाँ पर स्वेटर पहन के सभी मौसम में रहते हैं, उसी तरह हम लोग को भी रहना पड़ता है, यानी कि ये भी एक ठंडा प्रदेश होता। ठीक है, आगे समझिए, जिसके कारण भारत में वास्तविक शीत ऋतु नहीं पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर गर्मी, बरसात और शीत सभी पड़ती है, और अगर ये हवाएं अगर प्रवेश करती, हिमालय पर्वत अगर नहीं होता, तो हमारा देश भी एक शीत ऋतु वाला देश होता। तो हिमालय स्पष्ट रूप से एक जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है, और जो हिमालय है ये भी हमारे देश की जलवायु के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए कि शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, और हिमालय के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, अर्थात कर्क रेखा जलवायु विभाजक की भूमिका नहीं निभा पाता है, यानी कि जो कर्क रेखा है वो उतना इफेक्ट इसमें नहीं डालता है जितना कि हिमालय पर्वत प्रभाव डालता है। कर्क और मकर रेखा के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में सागर जल अत्यधिक गर्म हो जाता है, और गर्म जल हवाएं ऊपर उठती हैं, तो सागर जल ही वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठता है। इसी कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वर्षा होती है। यानी कि जो भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु एक तो उसको निर्भर करता है, एक हिमालय के कारण यहाँ पर है उष्णकटिबंधीय, दूसरा कारण है कि जो समुद्र की जलधारा है वो, ठीक है। तो जल जो है ये जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है, तो जो जल है समुद्र का जल है वह भाप बनकर उड़ने लगता है, और उड़ने के बाद ऊपर जब जाता है और उसके बाद वह ही बारिश कराता है। इसी कारण से भारत में वर्षा होती है, यानी कि जो जल धाराएँ होती है, वहाँ की जो जल होती है वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और बादल का निर्माण करता है, और इस प्रकार भारत में वर्षा होती है। ठीक है, तो आगे समझिए, हिंद महासागर से आने वाली आर्द्र युक्त हवाएं हिमालय से टकराकर पूरे भारत में वर्षा करती है, और हिंद महासागर से जो लहरें आती है और वह अपने साथ बादलों को लाती है, यानी कि जलवाष्प को लाती है और पूरे भारत में वर्षा करती है। हिमालय की उपस्थिति के कारण दिल्ली में वर्षा होती है, जबकि दिल्ली कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। तो जो दिल्ली है ये कर्क रेखा के ठीक ऊपर स्थित है, फिर भी यहाँ पर वर्षा होती है। तो क्यों होती है? तो जो हिमालय है उसी के कारण होती है, यानी कि जो जितनी भी जल धाराएँ हैं वे ऊपर उठकर हिमालय से टकराकर लौट जाती है और दिल्ली पर वर्षा करती है। तो अब समझिए जो मानसून शब्द है यह किससे बना है। ठीक है, तो मानसून एक अरबी शब्द है, आपको यह ध्यान रखना है। मानसून कैसा शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मौसम, और मानसून का अर्थ है ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशाओं में भी विपरीत
परिवर्तन। तो ये है मानसून का अर्थ। आगे हम लोग समझते हैं। भारत में दो तरह की मानसून हवाएं पाई जाती है, एक उत्तर पूर्वी मानसून और एक दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, तो इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून, जो हवाएं शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से बहकर भारत में आती है उन्हें उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून की हवाएं शीत ऋतु में भारत में प्रवाहित होती है। ठीक है, जो उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं हैं ये शीत ऋतु में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो समझिए इसको कि उत्तर पूर्वी हवाएं क्या है। तो ये हम लोग बना लेते हैं एक साधारण सा मैप भारत का। तो ये बना लिया हम लोगों ने भारत का मैप। ठीक है, तो समझिए इसको। तो जो उत्तर पूर्वी यानी कि यहाँ उत्तर और पूर्व, तो यहाँ की हवाएं यानी कि जो बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं उठती है तो इन्हें कहा जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, तो ये लोग क्या करती है कि शीत ऋतु में भारत में प्रवाहित होती है और वर्षा कराती है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं स्थलखंड के ऊपर से बहकर आता है, इसलिए इन हवाओं में नमी नहीं होती है, जिसके कारण उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा भारत में वर्षा करने में सक्षम नहीं होती है। यानी कि एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है कि जो उत्तर पूर्वी जो हवाएं हैं वे बंगाल की खाड़ी से नहीं आती है। ठीक है, ये जो आती है ये आता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र से, यानी कि यहाँ उत्तर है और यहाँ पर पूरब है। ठीक है, तो इधर से आता है यानी कि चीन की ओर से आता है ये सब हवाएं, और ये इनमें नमी बहुत ही कम होती है जिस कारण से ये वर्षा करने में सक्षम नहीं होती है। ठीक है, आगे समझिए। उत्तर पूर्वी मानसून की तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा करना एक अपवाद है। ठीक है, तो जो उत्तर पूर्वी मानसून है इसमें नमी कम होती है, यानी कि इनमें पानी की मात्रा, जो पानी का जो अंश होता है ये कम होता है, जिस कारण से ये वर्षा करने में सक्षम नहीं होता है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, लेकिन इसका एक विपरीत भी होता है कि जो कोरोमंडल तट है, तो कोरोमंडल तट, तो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट में ये वर्षा कराती है। तो ये जो भारत का मैप है नीचे, तो इस साइड का जो तट है इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, तो वहीं पर क्या करता है ये वर्षा कराती है। तो ये एक विपरीत बात हो गया। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून का वह भाग जो पूर्वोत्तर भारत के ऊपर से होकर प्रवाहित होता है वो बंगाल की खाड़ी के पूर्व में प्रवेश करता है, तो वह सागर से पर्याप्त नमी ग्रहण कर लेता है। उत्तर पूर्व मानसून की ये आर्द्रता युक्त हवाएं तमिलनाडु में पहुंचकर पूर्वी घाट से टकरा जाती है। यही कारण है कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर शीत में वर्षा होती है। तो यही कारण है जिस कारण से जो कोरोमंडल तट है वहाँ पर वर्षा होती है। अब अगला समझते हैं हम लोग दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो जो हवाएं ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी के दिनों में दक्षिण पश्चिम से बहकर भारत में आती है उन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। ये दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं भारत में ग्रीष्म ऋतु में प्रवाहित होती है जो हिंद महासागर से आती है। तो इसको समझिए, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण से बहकर आती है और जिसे दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। और दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं भारत में ग्रीष्म ऋतु में प्रवाहित होती है जो हिंद महासागर से आती है, बहकर आती है। और भारत में लगभग 90% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून पूरे भारत में वर्षा कराता है और जिससे सिद्ध होता है कि भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत में ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं के विपरीत परिवर्तन होता है। तो अब इसको जो है दक्षिण पश्चिम मानसून है इसको समझिए। ठीक है, तो एक हम लोग बना लेते हैं भारत का मानचित्र।
तो इसको समझने के लिए मान लिया जाए ये भारत का एक मैप है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जो हिंद महासागर है, तो यहाँ से लहरें उठती है जिसे कहा जाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, और यहाँ पर ये दो भागों में बंट जाता है, एक भाग इधर चला जाता है और एक भाग इधर चला जाता है, और इस तरह से ये पूरे भारत में वर्षा कराती है। जो 90% वर्षा कराती है दक्षिण पश्चिमी मानसून, यानी कि यहाँ से ये बहकर आती है और एक भाग अरब सागर की ओर से और एक भाग बंगाल की खाड़ी की ओर, दो भागों में यहाँ पर केरल के पास बंट जाती है और पूरे संपूर्ण भारत में वर्षा कराती है। भारत में वर्षा, भारत में दो ऋतुओं में वर्षा होती है, एक ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में। तो ग्रीष्म ऋतु में समझते हैं इसे। तो ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा 1 जून से प्रारंभ होती है और 15 सितंबर तक चलती है, यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु गर्मी के दिनों में जो वर्षा होती है वो 1 जून से प्रारंभ होता है और 15 सितंबर तक चलती है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु यानी कि अभी का जो समय चल रहा है, अभी जो बारिश हो रही है, तो 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक, तो ये सब किसके कारण होती है, तो ये वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से होती है। तो इसी को हम लोगों ने समझा। अब समझिए आगे कि दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में हिंद महासागर से आने वाली अत्यधिक आर्द्रता युक्त होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले 1 जून को पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के मालाबार तट पर वर्षा कराता है, यानी कि सबसे पहले 1 जून को ये पश्चिमी घाट के से टकराता है और केरल के मालाबार तट पर वर्षा कराती है, ठीक है। और उसके बाद 1 जून से 22 जून तक पूरे भारत में फैल जाता है, अर्थात 22 जुलाई तक दिल्ली तक पहुंच जाता है और दक्षिण पश्चिमी मानसून पूरे भारत में वर्षा कराता है, लेकिन यह कोरोमंडल, आंध्र तट और उड़ीसा तट पर वर्षा नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसको समझिए मैप से। तो हम लोग एक सिंपल सा बना लेते हैं भारत का मानचित्र। तो ये देखिए, ये बना लिए भारत का मानचित्र, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए कि जो दक्षिण पश्चिम वायु है, पश्चिमी मानसून है, तो उसकी जो धाराएं आती है यहाँ पर, तो 1 जून में, ठीक है। तो पश्चिमी घाट, तो इस साइड का जो घाट है इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट और इस साइड को कहा जाता है कोरोमंडल, ठीक है। तो जो पश्चिमी घाट है तो वहाँ पर टकरा कर केरल में के मालाबार तट पर खूब वर्षा कराती है। तो यहाँ पर केरल के मालाबार तट पर खूब वर्षा कराती है, ठीक है। और उसके बाद ये 1 जून से 22 जून तक पूरे भारत में फैल जाता है और 22 जुलाई तक दिल्ली तक पहुँच जाता है, यानी कि इधर से वर्षा कराते हुए, गुजरात से इधर से वर्षा कराते हुए दिल्ली तक पहुँच जाता है। लेकिन ये हवाएं कोरोमंडल तट, आंध्र तट और उड़ीसा में वर्षा नहीं कर पाता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो आगे से देखिए शीत ऋतु में वर्षा। तो भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा लगभग 20 दिसंबर से प्रारंभ होकर मार्च तक चलती है। ये 20 दिसंबर से शुरू होता है और मार्च तक चलता है। भारत में शीतकालीन वर्षा दो तरह की हवाओं से होती है। जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है ये 20 दिसंबर से होता है और मार्च तक होता है, 20 दिसंबर से मार्च तक होता है। तो ये किसके कारण होता है, तो दो चीज़ों के कारण होता है, एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण और उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। इन दो के कारण होता है 20 दिसंबर से मार्च तक जो शीत ऋतु की वर्षा होती है ये होती है, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो इसको समझिए। पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है। इस शीतोष्ण चक्रवात का जन्म भारत के पश्चिम में भूमध्य सागर के ऊपर से होता है, यानी कि जो भारत देश है हमारा, तो ये गुजरात की ओर से जो भूमध्य सागर है वहाँ से ये चक्रवात के रूप में आता है ये हवाएं और भारत में
शीत ऋतु में वर्षा कराता है। भूमध्य सागर के ऊपर जन्म लेने के पश्चात ये हवाएं पूर्व की ओर प्रवाहित होता है और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए ये चक्रवात के रूप में भारत में प्रवेश करता है, तो इसे पश्चिमी विक्षोभ इसलिए कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में प्रवेश करने के बाद पश्चिमी विक्षोभ पूर्ण रूप से पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा कराती है। ये पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होने वाली वर्षा पहाड़ी इलाकों में अर्थात जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हिमपात के रूप में होती है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा पंजाब और हरियाणा इन सब राज्यों में भी होता है। उत्तर पूर्वी मानसून। भारत में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून का प्रभाव होता है। उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं अधिकांश भारत में वर्षा नहीं कर पाती है, लेकिन इसके अंतर्गत जो हवाएं बंगाल की खाड़ी से प्रवाहित होती है उनमें पर्याप्त नमी आ जाती है और ये हवाएं पूर्वी घाट पर्वत से टकराकर तमिलनाडु तट के कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है। इस प्रकार शीत में भारत के वर्षा के दो क्षेत्र हैं, पश्चिमोत्तर भारत के पहाड़ी तथा मैदानी राज्य और एक कोरोमंडल तट। तो इन जगहों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। आई होप आप लोग को समझ में आया। तो अब हम लोग देखेंगे वन लाइनर को देख लेते हैं। ठीक है, जो भारत की जलवायु है उससे रिलेटेड वन लाइनर को देख लीजिए। तो भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पवनों की दिशा में परिवर्तन। पवनों की दिशा में परिवर्तन के कारण ही होता है। मॉनसून शब्द किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। आगे समझिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो किससे होती है? तो हम लोगों ने पढ़ा दक्षिण पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक, यानी कि संपूर्ण भारत में लगभग 90% वर्षा इसी के कारण होता है। अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का क्या कारण है? तो उनकी समुद्र से दूरी के कारण विभिन्नता है। तमिलनाडु के शरतकालीन वर्षा अधिकांश किन कारणों से होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण तमिलनाडु में होती है, वर्षा होती है। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की शाखाओं से वर्षा होती है? तो याद रखिएगा, जो पंजाब है इसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। और भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश तथा बिहार में सर्वाधिक वर्षा होता है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा स्थान है? तो वो है मौसिनराम। ठीक है, आम्र वर्षा क्या है? तो बिहार और बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो कच्छ से हरियाणा तक यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। मॉनसूनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने के क्या कारण है? तो यहाँ की पहाड़ियाँ की कीप आकृति के कारण। तो ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि मॉनसूनराम और चेरापूंजी में वर्षा अधिक क्यों होता है? तो यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो कीप आकृति की है। ठीक है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो पूर्वी तटीय प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत में वर्षा का अधिक के होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? तो वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना और शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना तथा वर्षा का कुछ थोड़ी ही महीने में जोर होना। ठीक है, तो कुछ ही महीना बहुत तेज़ी से बारिश होता है और तुरंत भाप बनकर उड़ने लगता है और शीघ्रता से यह पानी बह जाता है, जिसके कारण ये प्यासी
धरती समझा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कृष्ण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल छिन्न वर्षा मानसून से समृद्ध है? तो एल नीनो और दक्षिणी दोलन। भारत के पश्चिमी तटों में इंग्लिश में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो समुद्र के निकट होने के कारण। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो छोटा नागपुर पठार में। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल, समुद्र और विभेदी तापन। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो ओडिशा में। भारत के पश्चिमी समुद्री पर तट पर वर्षा किस मानसून में होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में। किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव रहता है? तो तमिलनाडु से। उत्तर पूर्वी मानसून में से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो लेह में सबसे कम वर्षा होता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल राज्य में होता है। झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है? किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। चेरापूंजी अवस्थित है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो मेघालय में अवस्थित है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी और तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारे जो वीडियो है उसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।